नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर हैं, एक ऐसा दौर जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की दिशा ही बदल दी, आप कह सकते हैं। हमारे सामने है कक्षा 12 इतिहास, एनसीईआरटी भाग 1, उसका अध्याय 2, राजा, किसान और नगर। मतलब हम बात कर रहे हैं लगभग 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी की। हाँ बिल्कुल। ये वो समय है जब छोटे छोटे कबीलाई समाज धीरे धीरे राज्यों में बदले और फिर विशाल साम्राज्यों में महाजनपदों का उदय हुआ और फिर वो शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य। तो आज हमारा मकसद है इस स्रोत सामग्री से उन खास बदलावों को समझना, उन विचारों को, उन संरचनाओं को जिन्होंने उस युग को परिभाषित किया, राजनीति से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों का ही समय नहीं था। ये सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक मंथन का भी एक बहुत बड़ा दौर था। जैसे आपने कहा, छोटे छोटे जनपद, मतलब जहाँ लोग बसे थे, वो बड़े और संगठित महाजनपदों में बदल रहे थे। और ये स्रोत हमें इसी बदलाव की कहानी के, समझिए, मुख्य सूत्र देता है। शासक हैं, ग्रंथ हैं, उभरते हुए शहर हैं, सब कुछ। हाँ, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। जनपद और फिर महाजनपद। स्रोत कहता है कि ये छोटे राज्यों या गणराज्यों से बड़ी, ज्यादा संगठित राजनीतिक इकाइयों में बदलाव था। पर ये बदलाव ये हुआ कैसे? मतलब सिर्फ इच्छा से तो इतने बड़े राज्य नहीं बन गए होंगे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे ठोस भौतिक कारण थे। देखिए, जैसा स्रोत इशारा करता है, गंगा घाटी में लोहे का इस्तेमाल बढ़ा। ये एक तरह का क्रांतिकारी कदम था। सोचिए जरा, लोहे के मजबूत औजार, हल, उनसे घने जंगल साफ करना कितना आसान हुआ होगा, कठोर जमीन जोतना। अच्छा। तो नतीजा, कृषि उत्पादन में जबरदस्त उछाल आया। ओके, तो खेती बेहतर हुई, ज्यादा अनाज पैदा हुआ, लेकिन इसका राज्यों के बनने से क्या सीधा कनेक्शन है? सीधा कनेक्शन है, बिल्कुल है। देखिए, जब जरूरत से ज्यादा अनाज, मतलब अधिशेष, पैदा होने लगा, सरप्लस, तो समाज का एक हिस्सा खेती से मुक्त हो गया। वो दूसरे काम कर सकता था, जैसे सेना में जाना, प्रशासन संभालना, शिल्प का काम करना। और यही जो एक्स्ट्रा अनाज था, वो उन सैनिकों और अधिकारियों को खिलाने के काम आया जो राज्य चलाते थे, उसे सुरक्षित रखते थे। और शासक वर्ग, वो इसे कर के रूप में इकट्ठा करके अपनी ताकत बढ़ा सकता था। अच्छा। हाँ, तो इसी आर्थिक नींव पर बड़े स्थायी क्षेत्रीय राज्य यानी महाजनपद खड़े हुए। पहले लोग अपने कबीले, ये छोटे इलाके के प्रति वफादार थे, जनपद के प्रति। अब निष्ठा एक बड़ी भौगोलिक और राजनीतिक इकाई, महाजनपद के प्रति होने लगी। ये तो बड़ा दिलचस्प है कि कैसे टेक्नोलॉजी, मतलब लोहा, और अर्थव्यवस्था यानी कृषि अधिशेष, इन दोनों ने मिलकर राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल दिया। स्रोत कुछ खास महाजनपदों का जिक्र तो करता ही होगा। मगध, कोसल, वत्स, अवंती, ऐसे नाम सुने। इनमें ये मगध ही सबसे आगे कैसे निकल गया? हाँ, बिल्कुल। बौद्ध और जैन ग्रंथों में ऐसे 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। और इनमें मगध, जो आज के बिहार का हिस्सा है, वो सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। इसके कई कारण थे। एक तो उसकी लोकेशन, भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी। गंगा के उपजाऊ मैदान में खेती बढ़िया होती थी। ठीक है। दूसरा, पास में ही झारखंड की लोहे की खदानें थीं। हथियार और औजार बनाना आसान हो गया, संसाधन भी थे। बिल्कुल। तीसरा, उसकी राजधानियां, पहले राजगीर, जो पहाड़ियों से घिरी थी, सुरक्षित, और बाद में पाटलिपुत्र, जो नदियों के संगम पर थी, सामरिक रूप से स्ट्रेटेजिकली बहुत सुरक्षित जगहें। और हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे महत्वाकांक्षी और काबिल शासक भी हुए। उन्होंने युद्ध और कूटनीति दोनों का इस्तेमाल किया मगध को फैलाने में। यानी सही जगह, सही संसाधन और सही लीडरशिप, इन सब ने मिलकर मगध को इतना ताकतवर बना दिया कि वो बाकियों पर हावी हो गया। और इसी मगध की जमीन पर उदय हुआ मौर्य साम्राज्य का। स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक का नाम लेता है। ये तो भारतीय इतिहास का एक कह सकते हैं मील का पत्थर है। निश्चित रूप से। मगध के नंद वंश को हटाकर लगभग 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी।
और इसमें अक्सर उनके गुरु या सलाहकार कौटिल्य यानी चाणक्य उनकी भूमिका बताई जाती है। ये घटना सिर्फ एक वंश का बदलना नहीं था, ये पहली बार था जब भारतीय उपमहाद्वीप का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ही राजनीतिक सत्ता के नीचे आया। इसकी शुरुआत थी है। कितना बड़ा था ये साम्राज्य, अंदाजा लगा सकते हैं हम? हाँ, अंदाजा लगाइए। पश्चिम में आज का अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, वहां से लेकर पूर्व में बंगाल तक, और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में लगभग कर्नाटक तक। इतना विशाल। बाप रे, बहुत ही बड़ा। चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने इस विरासत को संभाला और शायद दक्षिण की तरफ कुछ विस्तार भी किया। और फिर आए सम्राट अशोक, बिंदुसार के बेटे। उनके समय में मौर्य साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा। हालांकि कलिंग यानी आज का ओडिशा, उसकी विजय के बाद उन्होंने युद्ध का रास्ता छोड़ दिया था, पर साम्राज्य का ढांचा तो बना ही रहा। इतना विशाल और इतनी विविधताओं वाला साम्राज्य, इसे चलाना कोई आसान काम तो नहीं रहा होगा। अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां, भौगोलिक स्थितियां, इसे एक सूत्र में पिरोना कैसे मुमकिन हुआ होगा? ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती थी। स्रोत हमें बताते हैं कि मौर्यों ने एक केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज्ड लेकिन साथ ही प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था भी बनाई। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। उनकी राजधानियां महत्वपूर्ण शहरों में थीं, जैसे तक्षशिला उज्जैनी, तोसली कलिंग में, सुवर्णगिरी दक्षिण में। इन प्रांतों में अक्सर राजकुमारों को ही गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। अच्छा। और राजधानी पाटलिपुत्र से सम्राट पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण रखते थे। इसके लिए एक विशाल नौकरशाही चाहिए थी, गुप्तचरों का एक नेटवर्क और एक ताकतवर सेना, ये सब जरूरी था। और हाँ, लंबी दूरी के जो व्यापार मार्ग थे, संचार व्यवस्था थी, उसे बनाए रखना भी बहुत महत्वपूर्ण था, ताकि सूचना और सेना दोनों तेजी से पहुंच सके। ये सब हमें पता कैसे चलता है? मतलब कौन से स्रोत हैं जो हमें इस युग की इतनी बारीक जानकारी देते हैं? आपने कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेखों का जिक्र किया था शुरू में, ये क्या बताते हैं हमें? हाँ, ये दोनों स्रोत बेहद अहम है, लेकिन दोनों की प्रकृति बहुत अलग है, ये ध्यान रखना होगा। कौटिल्य का माना जाने वाला अर्थशास्त्र, ये संस्कृत में लिखा गया एक ग्रंथ है। इसमें शासन कला, राजनीति, अर्थव्यवस्था, कानून, सैन्य रणनीति, इन सब पर विस्तार से चर्चा है। ये बताता है कि एक राजा को राज्य कैसे चलाना चाहिए, कर कैसे वसूलना चाहिए, जासूसों का इस्तेमाल कैसे करना है, मंत्रियों की योग्यता क्या हो, वगैरह वगैरह। ये मौर्यकालीन प्रशासन और समाज की जटिलताओं को समझने के लिए एक खिड़की जैसा है। लेकिन क्या ये पक्का है कि ये मौर्य काल में ही लिखा गया था? और क्या ये बताता है कि शासन असल में कैसे चलता था, या सिर्फ ये कि कैसा चलना चाहिए, एक आदर्श स्थिति? बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। यहीं पर थोड़ी सावधानी की जरूरत है। विद्वानों में इस बात पर बहस है कि अर्थशास्त्र ठीक ठीक कब लिखा गया, इसका कितना हिस्सा मूल है, कितना बाद में जोड़ा गया, इस पर मतभेद है। कुछ इसे पूरी तरह चंद्रगुप्त मौर्य के समय का मानते हैं, तो कुछ का मानना है कि ये कई सदियों में धीरे धीरे विकसित हुआ। इसलिए हाँ, ये संभव है कि ये ग्रंथ एक आदर्श स्थिति ज्यादा बताता हो, मतलब प्रिस्क्रिप्टिव ज्यादा हो, डिस्क्रिप्टिव कम, कि राज्य को कैसा होना चाहिए। जरूरी नहीं कि मौर्य साम्राज्य बिल्कुल वैसा ही था। फिर भी उस समय की राजनीतिक सोच क्या थी, प्राथमिकताएं क्या थीं, ये समझने के लिए ये अनमोल है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र एक तरह का सैद्धांतिक खाका हो गया। अब अशोक के शिलालेख, वो इससे कैसे अलग है? अशोक के शिलालेख बिल्कुल अलग चीज है। वो कोई ग्रंथ नहीं है, वो सम्राट के अपने आदेश और संदेश हैं, जो उन्होंने पूरे साम्राज्य में पत्थर के बड़े बड़े स्तंभों पर, चट्टानों पर, गुफाओं की दीवारों पर खुदवाए थे। अच्छा, सीधे सम्राट के शब्द? हाँ, सीधे सम्राट के शब्द, और ज्यादातर प्राकृत भाषा में है, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी। लिपियां ब्राह्मी या खरोष्ठी इस्तेमाल हुई, और दिलचस्प बात यह है कि यही ब्राह्मी लिपि आगे चलकर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की ढेरों लिपियों की मां बनी। तो ये सीधे सम्राट की आवाज थी आम लोगों के लिए। इनमें लिखा क्या होता था? इनमें अशोक अपनी धम्म की नीति का प्रचार करते हैं। अब ये धम्म कोई खास धर्म या पूजा पद्धति नहीं थी, ये नैतिक आचरण के सिद्धांत थे। जैसे बड़ों का आदर करना, दासों और सेवकों के प्रति दया रखना, दूसरे धर्मों का सम्मान करना, अहिंसा मतलब जीवों को चोट न पहुंचाना, सच बोलना, ऐसी बातें।
हाँ, सुनाए कलिंग युद्ध के बाद उनका मन बदल गया था। बिल्कुल। कलिंग युद्ध में जो खून खराबा हुआ, उससे अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान को अपना लक्ष्य बना लिया। इन शिलालेखों से हमें अशोक के प्रशासन के बारे में, उनके साम्राज्य की सीमाओं के बारे में और पड़ोसी राज्यों के बारे में भी सीधी जानकारी मिलती है। वेलाएं बड़ी दिलचस्प बात निकल कर आती है कि ये दो अलग अलग तरह के स्रोत हैं। एक तरफ सैद्धांतिक ग्रंथ, अर्थशास्त्र, और दूसरी तरफ सम्राट का सीधा संवाद, उनके शिलालेख। इनसे हमें सिर्फ तथ्य नहीं मिल रहे, बल्कि शासन के सिद्धांत और व्यवहार, राज्य की कठोर नीतियां और शासक के नैतिक आदर्श, इनके बीच का एक फर्क, एक नजरिया भी मिलता है। ये दोनों मिलकर उस युग की तस्वीर को कितना जटिल और कह सकते हैं बहुरंगी बनाते हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। एक हमें राज्य की मशीनरी, उसकी अंदरूनी कार्यप्रणाली की झलक देता है, तो दूसरा शासक की आत्मा, उसकी सोच और उसका अपनी प्रजा के साथ जो रिश्ता था उसे दिखाता है। दोनों मिलकर ही हमें मौर्यकालीन भारत को ज्यादा गहराई से समझने में मदद करते हैं। अच्छा, हमने इस साम्राज्य की बात की, उसके संचालन की बात की, स्रोतों को देखा, लेकिन ये साम्राज्य, ये हवा में तो टिके नहीं थे। इनकी नींव तो शहरों और गांवों में रहने वाले आम लोगों ने रखी थी। स्रोत कुछ प्रमुख नगरों का भी जिक्र करते हैं। वैशाली, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, तक्षशिला, इन शहरों का क्या महत्व था? ये सिर्फ राजधानियां थी या कुछ और? ये शहर उस समय के, आप कह सकते हैं, धड़कते हुए केंद्र थे और हर एक की अपनी पहचान थी। पाटलिपुत्र, जो आज के पटना के पास है, वो तो मौर्य साम्राज्य की भव्य राजधानी थी ही। गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसी, व्यापार और प्रशासन का बड़ा गढ़। वो यूनानी राजदूत था ना, मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसने इसका आंखों देखा हाल लिखा है। इसके विशाल आकार का, लकड़ी के बने भवनों का और वहां के सुव्यवस्थित नगर प्रबंधन का। उसने नगर प्रशासन के लिए बनी समितियों का भी जिक्र किया है। अच्छा, और बाकी शहर, जैसे तक्षशिला का नाम तो हमेशा शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ आता है। हाँ, तक्षशिला, जो अब पाकिस्तान में है, वो उत्तर पश्चिम का एक प्रमुख केंद्र था और सिर्फ शिक्षा का ही नहीं, व्यापार का भी बड़ा अड्डा था, क्योंकि वो मध्य एशिया और भारत को जोड़ने वाले रास्ते पर था। वहाँ अलग अलग संस्कृतियों का मेल होता था। दूर दूर से विद्यार्थी ज्ञान लेने आते थे। चाणक्य को भी तो यहीं से जोड़ा जाता है। फिर है उज्जैनी, मध्य प्रदेश में। ये दक्कन जाने वाले रास्ते पर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पड़ाव था। वाणिज्य के साथ साथ शायद ज्योतिष और खगोल विज्ञान का भी केंद्र रहा होगा। और वैशाली, उसका जिक्र तो गणराज्य के तौर में भी सुनते हैं। बिल्कुल। वैशाली बिहार में मौर्य काल से पहले वज्जी संघ की राजधानी थी। वो एक शक्तिशाली गणराज्य या गण संघ था। मतलब वहाँ शासन किसी एक राजा के हाथ में नहीं था, बल्कि कई शासकों या प्रतिनिधियों का समूह मिलकर चलाता था। हालांकि मौर्यों के समय तक इसका वो स्वतंत्र गणराज्य वाला रूप शायद खत्म हो गया था, पर ये पुराने लोकतांत्रिक प्रयोगों के एक महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पर याद किया जाता है। तो इन सभी शहरों का फलना फूलना, ये बढ़ते व्यापार, कुशल कारीगरी और संगठित प्रशासन का नतीजा था। ये सिर्फ प्रशासनिक या राजनीतिक केंद्र नहीं थे, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के भी जीवंत केंद्र थे। व्यापारी, शिल्पकार, सैनिक, अधिकारी, विद्वान, तीर्थयात्री सब आते जाते थे। तो शहरों में इतनी रौनक थी, इतनी चहल पहल, लेकिन इन शहरों का और इतने बड़े साम्राज्य का पेट भरने वाले लोग कौन थे? स्रोत किसानों और शिल्पकारों की भूमिका का भी जिक्र करते हैं। जाहिर सी बात है, उनके बिना तो कुछ भी संभव नहीं था। आप एकदम सही कह रहे हैं। किसी भी सभ्यता की रीढ़ तो उसकी अर्थव्यवस्था होती है, और इस काल में ये रीढ़ किसान और शिल्पकार ही थे। किसान गांवों में रहते थे, खेती करते थे, गेहूं, चावल, जौ, दालें, ये सब फसलें उगाना, और उससे जो अनाज मिलता था वही पूरे समाज का आधार था। उसी अनाज से सेना का पेट भरता था, अधिकारियों को वेतन मिलता था, और शहरों की जो गैर कृषि आबादी थी उनका जीवन चलता था। और राज्य के लिए किसान क्यों इतने जरूरी थे? राज्य के लिए किसान राजस्व, मतलब टैक्स का सबसे बड़ा स्रोत थे। उपज का एक हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, और उसी पैसे से साम्राज्य के सारे खर्चे चलते थे। सेना रखना, सड़कें बनवाना, अधिकारियों को वेतन देना, सब कुछ। मौर्य शासकों ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई के साधनों पर भी ध्यान दिया होगा, जैसे नहरें खुदवाना, कुएं बनवाना, ताकि पैदावार बढ़े और राज्य की आय भी। अर्थशास्त्र में तो सिंचाई सुविधाओं के प्रबंधन और उन पर लगने वाले टैक्स का भी जिक्र है। ये तो ही किसानों की बात।
जो गांवों में रहकर अनाज उगाते थे। शहरों में रहने वाले शिल्पकारों का क्या योगदान था? शिल्पकार शहरी अर्थव्यवस्था और जीवन की जान थे, आप कह सकते हैं। वो तरह तरह की चीजें बनाते थे। कपड़े बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु के औजार और हथियार गढ़ना, मूर्तियां बनाना, लकड़ी का काम, हाथी दांत का काम, गहने बनाना, कितनी ही चीजें। और इनकी बनाई वस्तुएं सिर्फ स्थानीय बाजारों में ही नहीं बिकती थीं, बल्कि दूर दराज के इलाकों तक और शायद विदेशों तक भी व्यापार के जरिए पहुंचती थीं। तक्षशिला और उज्जैनी जैसे शहर इन्हीं व्यापार मार्गों पर होने की वजह से ही तो इतने फले फूले। क्या ये शिल्पकार अकेले अकेले काम करते थे या संगठित थे? कुछ ग्रुप्स वगैरह थे इनके? हाँ, हमें इसके प्रमाण मिलते हैं कि शिल्पकार और व्यापारी अक्सर अपनी अपनी श्रेणियों या गिल्ड में संगठित होते थे। ये श्रेणियां एक ही तरह का काम करने वाले लोगों का समूह होते थे, जो उत्पादन की क्वालिटी बनाए रखने, कीमतें तय करने और अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करने का काम करते थे। और कभी-कभी तो ये श्रेणियां बैंक की तरह भी काम करती थीं, जहां लोग पैसा जमा कर सकते थे या उधार ले सकते थे। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि किसान जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव थे, वहीं शिल्पकार और व्यापारी शहरी जीवन और व्यापार को गति दे रहे थे। दोनों मिलकर ही उस विशाल मौर्यकालीन व्यवस्था को चला रहे थे। ठीक है, तो हमने काफी विस्तार से इस दौर के अलग अलग पहलुओं पर बात कर ली। अगर हम इसे समेटना चाहें तो 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी का ये जो काल है, जैसा कि हमारे स्रोत यानी एनसीईआरटी साथ से पता चलता है, ये एक बड़े बदलाव का समय था। छोटे जनपदों से महाजनपदों का विकास हुआ, फिर उनमें से मगध ने एक विशाल मौर्य साम्राज्य बनाया, जिसने उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से को पहली बार एक राजनीतिक इकाई में बांधा। हाँ, और हमने देखा कि इस राजनीतिक एकीकरण के पीछे ठोस वजहें थीं। लोहे की तकनीक, खेती का विस्तार, संगठित प्रशासन। साथ ही पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी जैसे शहर व्यापार, प्रशासन और ज्ञान के महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरे। इस शहरीकरण ने शिल्पकारों और व्यापारियों की भूमिका को भी बहुत बढ़ा दिया। हमने ये भी समझा कि कौटिल्य का माना जाने वाला अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेख, ये स्रोत हमें उस युग के शासन, समाज और विचारधारा की कितनी अलग-अलग लेकिन महत्वपूर्ण झलकियां देते हैं। अर्थशास्त्र जहां राज्य चलाने के व्यवहारिक और कभी-कभी कठोर सिद्धांतों की बात करता है, वहीं अशोक के शिलालेख धम्म के जरिए एक नैतिक और कल्याणकारी राज्य का आदर्श सामने रखते हैं। बिल्कुल, और ये नहीं भूलना चाहिए कि इस पूरी व्यवस्था की नींव में कौन थे? किसान और शिल्पकार, जिनके श्रम और उत्पादन पर ही ये साम्राज्य और शहर टिके हुए थे। कृषि से मिलने वाला राजस्व और शिल्प उत्पादन से होने वाला व्यापार, ये अर्थव्यवस्था के दो पहिए थे, आप कह सकती हैं। तो इसका असली मतलब क्या है? अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखें, ये हमें यही दिखाता है कि कैसे राजनीतिक शक्ति यानी साम्राज्य, आर्थिक गतिविधियां मतलब खेती, शिल्प, व्यापार, शहर और सामाजिक वैचारिक पहलू जैसे धम्म, शासन के सिद्धांत, ये सब एक दूसरे से कैसे गुंथे हुए थे। एक में बदलाव दूसरे पर असर डाल रहा था और सब मिलकर उस युग की कहानी कह रहे थे। एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। ये एक जटिल, गतिशील और बहुत दूरगामी प्रभाव वाला दौर था। इसने आने वाली सदियों के लिए भारतीय सभ्यता की रूपरेखा तय की, इसमें कोई शक नहीं। और हाँ, यहाँ एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए ज़रूर छोड़ना चाहेंगे सोचने के लिए। जब हम अर्थशास्त्र या अशोक के शिलालेख जैसे प्राचीन स्रोतों को आधार बनाकर इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम असल में उस अतीत को कितना समझ पाते हैं? हम जो पढ़ रहे हैं, क्या वो उस समय की एकदम सच्ची तस्वीर है, या फिर उसे लिखने वाले के नज़रिए, उसके मकसद या उसके आदर्शों का प्रतिबिंब ज़्यादा है? इस सवाल पर विचार करने से शायद हम इतिहास को और उसके स्रोतों को ज़्यादा गहराई से और थोड़ी आलोचनात्मक दृष्टि से देख पाएंगे।